Alright. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are good and fine. So, welcome to my 6th lecture regarding ECAT MCAT Physics Aptitude Test Preparation. और थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमने कुछ पेपर्स अपलोड किए थे NAD पास पेपर्स के 16, 17 और 18 और 19 अभी मैं अपलोड कर दूँगा. सो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. थैंक यू सो मच फॉर यू गाइस. और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मेहरान यूनिवर्सिटी का सर अपलोड करें, तो बेटा 2019 अपलोड कर दिया है. नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि 18 और 17 भी अपलोड कर दूँ. सो उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आएगा इसमें. और साथ ही साथ दाऊद के और सैयद या नस्ट के भी पेपर्स मैं अपलोड कर दूंगा. और मैंने चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर दिया ECAT फिज़िक्स. अगर आप लोगों को देखना चाहो तो देख लो बेटा. बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट है. पसंद आए तो बेटा लाइक कर देना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ ECAT फिज़िक्स. अब आता है हमारे पास मेहरान यूनिवर्सिटी का पास पेपर कौन सा 2019. पहला MCQ बहुत आसान है. लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ. ऑप्शन दे दिए उसने. चार ऑप्शंस दिए. क्या? टाइम, लाइट, डिस्टेंस, वेलोसिटी. देखो लाइट ईयर बेसिकली क्या होता है? लाइट ईयर डिफाइन करता है दो प्लैनेट्स के दरमियान का डिस्टेंस. ठीक है, तो उसको हम लाइट ईयर में काउंट करते हैं. तो इसका आंसर क्या हो गया? डिस्टेंस. बहुत आसान है. चैप्टर्स को नोट करते जाना साथ साथ कि किस चैप्टर से कितने सवाल आए, तो उससे तुम्हें पता लगेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है मेहरान के लिए. ठीक है, सो आंसर डिस्टेंस है, हर बच्चे को पता है. सेकंड आता है द फिजिकिस्ट हु एडेड द नॉलेज ऑफ द एस्ट्रोनॉमी टू साइंस. वो कौन सा फिजिकिस्ट था जिसने एस्ट्रोनॉमी के बारे में साइंस को इंट्रोड्यूस कराया? ठीक है, तो आर्किमिडीज, टॉलमी. पेटोलमी नहीं बोलेंगे, इसको टॉलमी बोलेंगे. पी साइलेंट है. थैलस और यूक्लिड. सो थैलस यूक्लिड बहुत शुरू के लोग हैं फिज़िक्स के. तो और इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में तो ऐसा इतना काम नहीं किया. हाँ, कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशंस उसने दी थी ज़रूर इन लोगों ने प्लैनेट्स के मोशन के बारे में. सो बेसिकली टॉलमी ने इंट्रोड्यूस किया. और चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स से लिया गया. अगेन 2 सवाल हो गए चैप्टर नंबर 1 से. सो टॉलमी मेड हिज मोस्ट ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन बाय प्रेजेंटिंग द डिटेल्स फॉर द मोशन ऑफ ईच ऑफ द प्लैनेट. तो बेटा प्लैनेट्स के बारे में किसने डिस्कस किया था? टॉलमी ने सबसे पहले. तो सही जवाब क्या है आपके पास? टॉलमी. नाउ थर्ड आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट इन SI यूनिट्स. इनमें से कौन सा यूनिट ऐसा है कि जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है? बेटा किलोग्राम मास, MLT तो हमेशा याद रखना. MLT फंडामेंटल होता है, जिसमें से M हो गया मास विच इज़ किलोग्राम, फंडामेंटल है. एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है. SI में 7 होते हैं ना, वो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी. जबकि टाइम सेकेंड फंडामेंटल है. जबकि क्यूबिक मीटर, देखो कोई भी ऐसा यूनिट जो कि SI या फिर बेस यूनिट्स को 2 से 3 मरतबा मल्टीप्लाई करके, फंडामेंटल यूनिट्स को 2-3 बार आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में आए, उसको हम बेसिकली ड्राइव यूनिट कहते हैं. वो फंडामेंटल नहीं रहता. तो क्यूबिक मीटर भी क्या है कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर. तो ये सिंस सारे ही फंडामेंटल हैं, तो फंडामेंटल को मल्टीप्लाई करके क्या बनता है? ड्राइव यूनिट. सो इट मीन्स कि ये ड्राइव यूनिट नहीं रहा, ये क्या बन गया? सॉरी, फंडामेंटल नहीं रहा, ये क्या बन गया? ड्राइव यूनिट. तो आंसर क्या है? क्यूबिक मीटर. फोर्थ पे आते हैं. अच्छा, चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स 3 सवाल हो गए. फोर्थ पे आते हैं. इफ द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज नेगेटिव. अगर x कंपोनेंट किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का नेगेटिव होता है जबकि y कंपोनेंट इज पॉजिटिव, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर व्हाट? तो बेटा यहाँ पे देखो उसने आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं कि भाई अगर एंगल 180 माइनस थीटा हो एक्सिस के साथ, एंगल 90 हो, 180 हो, या फिर 180 माइनस थीटा y एक्सिस के साथ हो. अगर ऐसा कुछ आ जाए तो देखो सबसे पहले याद रखना कि इसका तरीका क्या होता है. x कंपोनेंट याद रखना, x कंपोनेंट नेगेटिव है, तो इसको ना ग्राफ से याद रखना. देखो ग्राफ से कैसे याद रखोगे कि वो कह रहा है, देखो तुम्हें सबसे पहले क्वाड्रेंट निकालना है. ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. वो कहता है x एक्सिस जो है वो नेगेटिव है. मुझे बताओ x इधर नेगेटिव होता है कि इधर होता है? इधर होता है. तो देखो इधर कुछ हो सकता है या इधर कुछ हो सकता है. अब वो कहता है कि y एक्सिस पॉजिटिव है, तो y इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है. तो देखो ये पॉजिटिव y एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव y एक्सिस हो गया. तो इट मीन्स कि सेकंड क्वाड्रेंट में वो मौजूद है. ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट निकालना है ऐसे सवालों के लिए. अब इसमें कैसा भी सवाल आ जाए उसके लिए एक ट्रिक है कि भाई इसको याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमेशा थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस थीटा होता है, जबकि थर्ड के लिए थीटा माइनस 180 होता है, एंड द फोर्थ वन इज 360 माइनस थीटा. इसको इग्नोर कर दो, ये भी तुम्हारे काम की कोई चीज़ नहीं है. 360 माइनस थीटा. अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसका क्या होगा? 180 माइनस थीटा विद द एक्स एक्सिस. तो इसका आंसर क्या हुआ कि 180 माइनस थीटा विद द एक्स एक्सिस. आ रही है समझ में? आगे बढ़ते हैं.
चैप्टर नंबर 2 का पहला सवाल आ गया, वेक्टर से लिया गया है। नाउ द वेक्टर ऑब्टेन बाय एडिंग, अगेन वेक्टर आ गया, इट मींस कि चैप्टर नंबर 2 अगेन आ गया। द वेक्टर ऑब्टेन बाय एडिंग 2 और मोर वेक्टर्स, ये हमें पता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स बाय वेक्टर अलजेब्रा इज नोन एज प्रोडक्ट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सम वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ऑब्वियसली रिजल्टेंट वेक्टर कैसे कि अगर एक वेक्टर है, एक और वेक्टर है, ये 3-4 वेक्टर्स आ गए मेरे पास, इनको ऐड करना है तो मैं सिंपली ऐसे हेड टू टेल रूल से ऐड कर दूंगा। अब जो मुझे वेक्टर ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर से लिया गया है। नाउ 6th पे आ जाते हैं। इफ बी एक्स एंड बी वाई आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द कंपोनेंट, कोई बी वेक्टर है, उसके 2 मैग्नीट्यूड्स हैं बी एक्स एंड बी वाई, और आई जे आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ये भी आपको पता है। तो हम कौन सी इक्वेशन ज़्यादा रेलेवेंट होगी इसकी इक्वेशन लिखने के लिए। नाउ तो आपको पता है कि x के साथ हमेशा i आता है, i यूनिट वेक्टर, जबकि y के साथ हमेशा j आता है विच इज़ अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस। सो आंसर क्या होगा हमारे पास, देखो ये x के साथ j लिखा है, गलत हो गया। ये z कहाँ से आ गया, ऐसी कोई इक्वेशन पढ़ी नहीं है हमने, माइनस आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं रही ना। तो आंसर करेक्ट यही है, b इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हो गया j अलॉन्ग y एक्सिस एंड दिस इज अलॉन्ग x एक्सिस, तो ये हो गया i। और इनके लिए कलेक्टिवली अगर आप लिखोगे b वेक्टर के लिए तो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अगेन आ गया चैप्टर नंबर 2 वेक्टर से लिया गया। सो कितने सवाल हो गए, 3 सवाल हो गए वेक्टर के। When a ball of mass m1 with velocity v1 collides with the another ball having mass m2 and the velocity v2। अब देखो एक बॉल आती है, उसका मास है m1 और इनिशियल वेलोसिटी v1 है। जब वो टकराती है किसी दूसरी बॉल से जो कि इनिशियली क्या थी, रेस्ट में थी, तो v2 क्या हो गया, उसका 0 हो गया। v2 का मतलब दूसरी बॉल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जबकि दूसरा की मास क्या था, m2 था। नाउ द वेलोसिटी v2 डैश क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन विल बी, क्या होगा, इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी। तो आप सब जानते हो कि भाई बेसिकली ये इक्वेशन होती है जो इलास्टिक कोलिजन में हमने पढ़ी थी। अब इसमें लगा दो, ये किसकी इक्वेशन है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी जिससे वो टकरा रहा है। तो अगर उसको कैलकुलेट करना है, आपको v2 डैश कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखो उसने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v2 विल बी 0, यानी कि v2i यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, तो वो क्या है हमारे पास 0। अगर इसकी जगह पे मैं 0 पुट करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, सॉरी, अगर यहाँ पे मैं 0 पुट कर देता हूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट विल बी 0, तो ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या रह गया, v2 डैश इक्वल्स टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ये ऑप्शन है हमारे पास, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। चैप्टर नंबर 3 मोशन से लिया गया है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज, प्रोजेक्टाइल मोशन एक, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगी। तो बेटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये कीवर्ड याद रखना, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन से लिया गया है ये, कि जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होना तो उसमें अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछे, यानी कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस पूछे, अगर वाई एक्सिस पूछे तो सारी की सारी एक्सेलरेशन बेटा क्या होगी, ग्रेविटी की वजह से होती है। तो वहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन किसकी होती है, ड्यू टू ग्रेविटी। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज़ याद रखना कि एक्स एक्सिस में हमेशा एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही होती। ठीक है, याद रखना, एक्स एक्सिस में 0 एक्सेलरेशन है, जबकि वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चलो, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, देखो इसको याद रखना, इस सिंबल को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब यहाँ पे जो भी लगाना चाहो डिस्प्लेसमेंट तो डी लगा दोगे, तो ये होती है वेलोसिटी। अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा, थीटा विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सिमिलरली अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को ही लिखे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो आंसर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन से लिया गया। नेक्स्ट, इफ लीनियर मोमेंटम इज वेरिएबल इट्स डैश मोमेंटम इज ऑल्सो वेरिएबल, ये भी सो ऑब्वियस है
कि इसने ऑप्शन दे दिए चार कि कांस्टेंट सर्कुलर मोमेंटम, कांस्टेंट मोमेंटम तो अभी छोड़ दो क्योंकि वेरिएबल मोमेंटम है, सर्कुलर मोमेंटम कोई होता नहीं है, एंगुलर मोमेंटम होता है, तो या नन ऑफ दिस। तो याद रखना अगर लीनियर मोमेंटम भी वेरिएबल है तो एंगुलर मोमेंटम भी उसका वेरिएबल होगा। चैप्टर नंबर 5 टॉर्क से लिया गया है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी है? व्हील एंड एक्सिल, देखो व्हील एंड एक्सिल में तो स्पिन है ही नहीं, उसको तो खत्म कर दो। प्लैनेट्स एंड स्टार्स, बेटा इसमें स्पिन होती है लेकिन जो उसका जो मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली सैटेलाइट्स के लिए भी वही है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो बेसिकली स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है वो किसकी प्रॉपर्टी है? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसी में स्पिन वगैरह होती है और एंगुलर मोमेंटम होता है, पढ़ा था हमने उसमें बोहर्स में। सो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसका राइट आंसर है। चैप्टर नंबर 5 एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क से लिया गया है। 2 सवाल हो गए। नाउ एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसेस टू 1/2 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। अच्छा साथ में लिखते जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQs, ठीक है, तो इसकी तैयारी करते जाना। एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसेस टू 1/2 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। बोलता है कि g/2 यानी कि आधी ग्रेविटी कब रह जाएगी, किस डेप्थ में जाऊं कि आधी ग्रेविटी रह जाए। ऑप्शन 4 दिए हुए, RE/4, 4RE, RE/2 और 2RE। तो देखो एग्जाम्पल में कि भाई ये बेसिकली डेप्थ के हमारे पास विजुलाइजेशन है और GD इक्वल्स टू 1 - D/RE G, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वेरिएशन ऑफ G विथ डेप्थ में पढ़ा था हमने, ड्राइव किया था। सो वो कहता है अगर GD यानी कि डेप्थ में एक खास डेप्थ में गया हूँ और उसकी वैल्यू कितनी हो जाए? G/2, ठीक है, तो G से G कैंसिल हो जाएगा और जब G से G कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1/2 1 - D/RE, ठीक है। इसी तरीके से ये उधर चले जाएगा, जबकि ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी तो ये बन जाएगा D/RE इक्वल्स टू 1 - ½ विच इज़ इक्वल्स टू हाफ। अगर एक में से हाफ निकाल दोगे तो हाफ बचेगा और RE उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा D इक्वल्स टू RE/2। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? डेप्थ कितनी हो जाएगी? RE/2, हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस चले जाओ, तो आंसर क्या हो गया इसका? RE/2। नाउ व्हेन अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो ऐसे केसेस बहुत आते हैं तो इसको तो मैं सही से करा देता हूँ तुम्हें ताकि कैसा भी केस आ जाए तुम आराम से कर लो। व्हेन अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द अपैरेंट वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिफ्ट विल बी, कह रहा है अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यहाँ पे जो खास टर्म है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी की जगह वो चेंजिंग करता रहेगा और आपसे सवाल करता रहेगा। अपैरेंट वेट क्या हो जाएगा? तो ये याद रखना वेटलेसनेस वाला हमारे पास टॉपिक था। सो इक्वल टू इट्स एक्चुअल वेट हो जाएगा अपैरेंट वेट, या फिर लेस देन एक्चुअल वेट, मोर देन एक्चुअल वेट और जीरो, इट मीन्स के वेटलेसनेस। सो यहाँ पे ये याद रखना कि अगर लिखा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो बेटा हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब भी होती है ना तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि टाइम के हिसाब से वेलोसिटी का रेट चेंज हो ही नहीं रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो और जब भी एक्सेलरेशन जीरो होगी तो हमेशा क्या होगा? नॉर्मल वेट यानी कि एक्चुअल वेट और अपैरेंट वेट हमेशा बराबर होंगे जब भी आप लिफ्ट पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सफ़र कर रहे होगे। तो इसका आंसर तो ये हो गया। लेकिन क्या आ सकता है सवाल ये आ सकता है कि भाई वेरिएबल वेलोसिटी हो या फिर सिंपली लिफ्ट असेंड कर रही है ऊपर की तरफ। अगर लिफ्ट अपर साइड पे असेंड कर रही है तो इसका जो अपैरेंट वेट है वो ग्रेटर देन नॉर्मल वेट होगा। अपैरेंट वेट क्या होगा? ग्रेटर देन नॉर्मल वेट या एक्चुअल वेट। और जब भी डिसेंड कर रही हो यानी कि नीचे लोअर साइड पे आ रही हो तो हमेशा अपैरेंट वेट लेस देन द एक्चुअल वेट होगा। इसको अच्छे से याद कर लो, अपने पास कहीं लिख लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। जबकि अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि फ्री फॉल मोशन हो जाए यानी कि उसकी जो एलिवेटर की केबल है वो टूट गई, अब क्या हो जाएगा? सारा का सारा एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। क्यों? क्योंकि सारा वेट की वजह से नीचे आ रहा है, तो इसका अपैरेंट वेट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एक्चुअल वेट तो होगा लेकिन अपैरेंट वेट इसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो याद रखना, सिंस यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जीरो होगी,
और इसका एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट दोनों इक्वल होंगे। तो आंसर क्या हो गया? ए। चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन से, पिछला भी ग्रेविटेशन से लिया गया था, तो 2 हो गया क्वेश्चन। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज गिवन बाय, ये 4 ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी। अब ये तुम्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ा था, ये एक डेरिवेशन में तुमने सीखा था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है? चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन से लिया गया है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। और कुछ इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन थी ताकि तुम्हें रिकॉल हो जाए कि तुमने ये चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है? बी, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, याद रखना। नाउ 15 माइरेज इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ, हो सकता है कि माइरेज आपने ना सुना हो। देखो माइरेज एक ऐसा एल्यूजन होता है जो अमूमन डेजर्ट वगैरह में आपको दिखता है, ठीक है, कि आपको कभी पानी दिख रहा होता है तो बेसिकली रिफ्लेक्शन की वजह से आपको ये पता लग रहा होता है। उस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको नेट पे सर्च ज़रूर करना, माइरेज बहुत अच्छा फिनोमिना है। जब हॉट सरफेस हो रही होती है और थोड़ी सी कूल एयर आ जाए तो उससे बनने वाला जो चमक होती है, जो डायमंड में एक स्प्रिंकलिंग होती है, वो बेसिकली किसकी वजह से होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही फिनोमिना जो है वो माइरेज कहलाता है। इसको सर्च ज़रूर करना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो माइरेज इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट से लिया गया है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर सिंपली। चैप्टर नंबर 11 हीट से लिया गया अगेन। द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड, अब वो कौन सा प्रोसेस है कि जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए? तो ये मैं 12 बता चुका हूँ, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में आता है, तो इसको एक बार सही से पढ़ लो। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, बार होता है प्रेशर का यूनिट, तो सेम प्रेशर वाला जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे हम आइसोबैरिक। आइसोथर्मिक, थर्म होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, सो सेम टेम्परेचर वाला, इस प्रोसेस को कहते हैं हम आइसोथर्मिक। जबकि कोर जो रह गया है वो है वॉल्यूम, तो सेम वॉल्यूम वाला प्रोसेस क्या होगा? आइसोकोरिक। जबकि ना हीट आए और ना हीट जाए, इट मीन्स कि एडियाबैटिक, नो हीट इन नो हीट आउट, तो ये एडियाबैटिक होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमारे पास प्रेशर सेम है, तो इट मीन्स कि आंसर क्या है? आइसोबैरिक प्रोसेस। चैप्टर नंबर 11 हीट से लिया गया है। 18th गिवन बेसिक यूनिट्स ऑफ जूल एज, देखो यूनिट जूल को इसने तोड़ के दे दिया है और उसको दे दिया उसने केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेसिकली जूल का यूनिट दे दिया। अब बोलता है व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑप्शंस ये दे दिए हैं। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हो? Q इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है। Cp बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो Cp को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसको अकेला कर दूँ एक साइड पे तो इट विल बी Q अपॉन एम डेल्टा टी, और Q होता है हमेशा हीट होती है जूल में, जूल का दे दिया उसने केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, जबकि m जो है वो होता है केजी क्योंकि मास है, और डेल्टा टी हमारा केल्विन हो गया। जब केल्विन ऊपर चले जाएगा केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर एस माइनस 2 के की पावर 1 है, ऊपर जाके -1, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? ए। चैप्टर नंबर 11 हीट से लिया गया है। 19 द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन कूलम्स लॉ इज, कूलम्स लॉ कौन सा था? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये था बेसिकली। इट मीन्स कि कूलम का स्क्वायर आना चाहिए इसकी यूनिट में, तो ये वैल्यूज़ बेसिकली याद कर लो या फिर यूनिट से समझ जाना, कूलम का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। सो 8.85 एक्सपोनेंट -12 इसका यूनिट होता है, तो इस कांस्टेंट को याद कर लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, परमिएबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिया गया था। 20 पे आते हैं द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू द चार्ज Q एट इट्स सेंटर, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? गॉसियस लॉ में। क्या कहा था गॉसियस लॉ ने कि टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और जब इसको रिड्यूस करते हो तो ये बनता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो गया? Q यानी कि टोटल इनक्लोज फ्लक्स इक्वल्स टू नेट इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
चैप्टर नंबर 12 अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 सवाल हो गए। द सरफेस विच हैव द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी सरफेस है जिसपे आपका अगर किसी सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक सरफेस, इक्वी सरफेस, चार्ज सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल यानी कि सेम इक्वल पोटेंशियल, तो आंसर तो वैसे भी यही बनता है। प्रेजेंटेशन इसकी देख लो एक विजुलाइज करके कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरीके से फील्ड पास हो रही है फील्ड लाइंस, तो इसमें जो रेड लाइंस है ना, रेड डैश लाइंस, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? इक्वी पोटेंशियल लाइंस, ठीक है। और ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज में भी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर यूनिफॉर्म है हमारे पास पोटेंशियल तो हमारे पास ये जो चार्ज लाइंस बन रही हैं, ये जो डैश लाइंस बन रही है, बेसिकली इक्वी पोटेंशियल लाइंस है और सरफेस क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 सवाल हो गए। 22 द सोर्सेज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर। 4 सोर्सेज हैं, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स, चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस इन मोशन, नन ऑफ दीज। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड की क्या सोर्सेज हो सकेंगे? आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो मैग्नेटिक पोल्स को अगर मैं आइसोलेट कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो ये तो पहले अव्वल तो ये हो नहीं सकता। अगर मैं तोड़ता भी हूँ तो दूसरा पोल बन जाएगा, या फिर कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लगाकर मैं उन पोल्स को अलग कर दूँ। अगर पोल्स को अलग करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी बनेगी नहीं। तो बेसिकली ये तो गलत हो गया आंसर हमारे पास। बी होता है चार्जेस रेस्ट में कभी होते नहीं है, चार्जेस मोशन में होते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म से लिया गया है। तो बेसिकली चार्जेस इन मोशन आर द सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ 23 मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज बेस्ड ऑन। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर किस पे बेस करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? नो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? मे बी। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट? नेवर। इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट? हाँ, अब इन दोनों में से कोई सा हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसका करेक्ट आंसर है। चैप्टर 15 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लिया गया। 24 द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड डैश इन 1911। किसने डिस्कवर किया था? बहुत आसान सवाल है, पढ़ चुके हो। सो रदरफोर्ड वॉज द साइंटिस्ट जिसने रेडियम एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकालने के बाद गोल्ड फिल्म पर बम्बार्ड किया था। सो उसके नतीजे में उसको न्यूक्लियस का पता लगा था कि कोई न्यूट्रल पार्ट मौजूद है एटम में जिससे वो अनडिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस से लिया गया, आंसर है रदरफोर्ड। 25 and the last MCQ is the nuclear model of the atom was derived partially from experiments involving the scattering of the alpha particles performed by। अब scattering of alpha particles again किसने परफॉर्म किया था? ये जो फिनोमिना था, आइजैक न्यूटन, रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, जेम्स चैडविक। तो रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट था कि जिसने ये परफॉर्म किया था। और अगेन ये चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस है। तो 2 सवाल हो गए एटॉमिक न्यूक्लियस से। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा लेक्चर्स। सो नोट डाउन किया करो यार लेक्चर्स को और दोस्तों में भी शेयर करो। सो गुड लक। नेक्स्ट मैं शायद 2018 में अपलोड कर दूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ये 2 लेक्चर्स हैं, देखना चाहो तो देख लो, ठीक है।